बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं सच सवेरा के इस प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम सच सवेरा टीम के हमरा। और जनाब आज के इस मॉर्निंग शो में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा, हमने सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमानुल्लाह चीमा साहब। NARC से इनका ताल्लुक है, स्पेशलाइज्ड है रिसर्च में। जनाब बता रहे हैं जानवरों का किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, घर में रखना चाहिए, क्या उनकी बीमारियाँ हो सकती हैं जिनका सदुपयोग मुमकिन बनाया जाए, और स्पेशली ईद कुर्बान की आमद के मौके पर आपने घर में किस तरह से जानवरों को रखना है, किस तरह से उनकी देखभाल करनी है। बढ़ते अमानुल्लाह साहब की जानिब जनाब बात हो रही थी कुछ दूध देने वाले जानवरों की देखभाल के हवाले से, सो इस बात को आगे बढ़ाते हैं प्लीज़। जी, मैं बात कर रहा था कि एक तो है जानवर का नस्ल, वो हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद है कि कौन सा जानवर हमें प्रोडक्शन के लिए इकनॉमिकल है, यानी कि 10 से 12 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाला, वो रखना चाहिए। नंबर 3 पे मैं बात कर रहा था कि हमें जब जानवर बच्चा देता है और बच्चे के बाद दूध हम लेना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट उसका फिर सीज़न आता है ब्रीडिंग का। तो ब्रीडिंग जो है वो प्रॉपर टाइम पे उसकी करानी चाहिए, ताकि हमें प्रॉपर टाइम पे नेक्स्ट जो उसका बच्चा है वो भी मिले, और दूध की जो पैदावार का मैक्सिमम पीक पीरियड है वो भी हम हासिल कर सकें। जी, पहला तो जो आपने कहा है कि सैलाब की वजह से जानवर मूव हुए हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि बारिशों के सीज़न शुरू होने से पहले ही वैक्सीन का सीज़न आता है, और गलगोटू जिसे HS कहते हैं, और फुट एंड माउथ मुँह खोर, ये 2 बीमारियां गाय और भैंस में आती हैं। और तीसरी बीमारी जो गाय में आती है वो है चौड़े मार यानी ब्लैक क्वार्टर। तो इनकी वैक्सीन लाजमी कर देनी चाहिए, ताकि जब बरसात का सीज़न आता है तो इन बीमारियों का अटैक होता है। और मुँह खोर जो है ख़ास तौर पे जब बारिशें हो रही हैं उनको जगह को या साफ़ रखें या पक्की जगह पर रखें जानवरों को, ताकि उनको नीचे की गंदगी से भी बचाया जा सके। अब रहा मसला कि कुर्बानी के लिए जो आपने बकरों का कहा है, कीमतें इस वक्त तो जो जिन लोगों ने ये बिज़नेस कर रहे हैं और जो बकरे पाल रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने इसलिए पाले हुए हैं कि उन्होंने अपना रोज़गार पूरे साल का इस पे डिपेंडेंट है। अगर आप अपना लेना चाहते हैं तो वो आप फौरी तौर पे ले लें, ताकि उसको अगला 1.5 महीना रह गया उसमें फीड कर सकें और उसको तैयार कर सकें। लेकिन नॉर्मली जो है वो जानवर जो कुर्बानी के लिए तैयार करने होते हैं उनको 3 से 4 महीने पहले ले लेना चाहिए। बकरा चूँकि 1 साल का कुर्बानी के लिए जायज़ है, तो उसको आप उसकी उम्र तो दांतों से ऑब्ज़र्व करेंगे कि धुंधा है कि नहीं है, या उसकी अगर एग्जैक्ट आपको उम्र का पता है कि ये 1 साल का हो गया है, तो तब भी धुंधा नहीं भी, तो तब भी वो लग जाता है कुर्बानी पे। अगर भेड़ का छतरा लेना है तो वो 6 महीना या इससे ज़्यादा उम्र का जो है ना उसको लग जाता है। अब जो गोश्त की आप बात कर रहे थे, तो एक एरिया में अगर थोड़ा स्लम्प आया है, तो अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में इतना वसअत रखी है कि वो दूसरे इलाके से जानवर, मतलब इस इलाके में ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर या सैलाब कहने से कुछ जानवर मर गए हैं, कुछ कमज़ोर हो गए, लागर हो गए, उस बीमारियों के खदशात बढ़ गए हैं। नहीं, जो लागर हो गए ना उसके लिए तो अब यह है कि उनको तो खुराक प्रॉपर देनी चाहिए, और चारा जो है इस सीज़न में अभी तो मक्की और ज्वार और बाजरा ये वाफर मकदार में चारा अवेलेबल है, तो उनको अच्छी खुराक दें तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। वैक्सीन का जो मैंने कहा है वो पहले ही डेफिनेटली करनी, अगर किसी ने नहीं की तो वो ज़रूर करे, क्योंकि बीमारी का अटैक होने का चांस होता है। जहाँ तक रहा गोश्त का कमी का, तो वो अगर किसी इलाके में जानवर वक्ती तौर पे कम है तो वो दूसरे इलाकों से मूव होते हैं जानवर, और मोस्टली जो इस एरिया में वो पंजाब से आते हैं, और पंजाब में हर हफ्ते मुख्तलिफ शहरों में मंडियाँ लगती हैं और वहाँ से जानवर ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं। तो वो कोई नहीं मसला, वो इंशाल्लाह जो भी आपके इस बिज़नेस में लोग इन्वॉल्व हैं वो उधर से जानवर इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ जो है वो है कि अपने जानवर जो भी हैं उनकी हिफाजत, तो उसके लिए वैक्सीनेशन, और अगर बीमार हो गया है तो फिर ट्रीटमेंट, और वो आप करीबी जो भी वेटरनरी हॉस्पिटल है उससे रब्ता करना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी प्रॉपर टाइम पे शुरू हो जाए। और ख़ुराक का जहाँ तक तल्लक है, एक तो अगर चारा आपके पास इस वक्त वाफर मकदार में है तो उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। इस पे अभी हम बाद में जो है डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह, कि सब्ज़ चारे को अगर आपके पास वाफर है तो कैसे प्रिजर्व करना है। वक्ती तौर पे मैं यही कहूँगा कि उसको खुराक की कमी नहीं आनी चाहिए।
वैक्सीन जो है वो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बारिशों का सीज़न शुरू होने से पहले गलगोटू की और मुँहखोर की ये 2 वैक्सीन पहले ही करा लेनी चाहिए, ताकि और जो छोटे बच्चे हैं उनको 3 महीने का जो बच्चे हो गए हैं उनको अभी भी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि गलगोटू का ज़्यादा अटैक छोटे बच्चों पे होता है और मुँहखोर जो है वो फिर जब उसकी आउटब्रेक आती है वो सब पे आ जाती है। तो वैक्सीन का ऑलरेडी टाइम जो है वो गुजर चुका है, अगर नहीं कराई तो उसको ज़रूर करवाएं। ठीक है जनाब, तो अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो आप करवा लीजिए, इट्स नेवर टू लेट। और जैसे सर ने कहा कि बारिशों से मौसम के पहले जो है वो कराना सबसे सूटेबल टाइम पीरियड है। सर सवाल आपसे किया गया था, पूछ रहे थे कि उस मुतवाज़न खुराक के हवाले से, क्योंकि पैदावार का सीज़न है तो इस सीज़न में जो है मुतवाज़न खुराक की कितनी अहमियत है? जी, जानवरों की पैदावार में खुराक की अहमियत जो है वो उसकी ब्रीड के बाद सबसे ज़्यादा ये है कि अगर मैं पहले बात कर रहा था कि फ़र्ज़ किया एक जानवर जो है उसका प्रोडक्शन पोटेंशियल जो है वो 15 लीटर या 16 लीटर या 20 लीटर है और उसको हम खुराक पूरी नहीं देते तो वो हो सकता है हमें 12 लीटर दूध दे रहा हो या 12 वाला हमें 8 लीटर दूध दे रहा हो। तो हम उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, उसकी खुराक मैक्सिमम हमें उसको देनी चाहिए। अब मैक्सिमम खुराक में क्या था कि एक तो सब्ज़ चारा जो भी सीज़न में अवेलेबल है वो उसको पेट भर के मिलना चाहिए, प्लस जो वंडा है, वंडा अब एक तो है जो फीड मिल से मतलब मुख्तलिफ हमारे बिजनेस मैन जो फीड मिलें हैं वो बना रही हैं। अगर फ़र्ज़ किया कि किसी को अपने इलाके में वो नहीं अवेलेबल तो फिर जो चोखर है ये आम अवेलेबल है, राइस पॉलिश पंजाब में आम अवेलेबल है, जो चने की सूड़ी है वो आम अवेलेबल है, और अगर हो सके तो शीरा जो शुगर मिल से की राब है वो मिल जाती है। इन चीज़ों को मिक्स करके आप ख़ुद बना सकते हैं। खल जो है बनौला अगर उसको भिगो लें पहले 12 घंटे वो नरम हो जाएगी, प्लस ये चीज़ें भी उसमें मिक्स कर लें तो वंडा मतलब आपका इजीली बन जाएगा। सबसे पहले ये बताइए कि क्या हमें अभी से खरीद के रख लेना चाहिए कि एक हफ्ता पहले या थोड़ा दिन पहले खरीदें? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर उसको मुनासिब तरीके से मैनेज कर लें, फीड कर लें तो फिर तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब घर में जो मेन कंसर्न होता है ना वो ये है कि बकरा जो है वो मोस्टली ग्रेजियर जानवर है कि बाहर फसलों में चरता है और उसके ऊपर की कॉम्पल खाता है। घर में जब हम लाते हैं ख़रीद के तो हम जो भी घास चारा होता है या वो उसको डालते हैं और वो बांधा हुआ उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता या उतना अच्छा नहीं खाता, तो वो खुला छोड़ दिया जाए। अब दूसरा जो सबसे बड़ा क्रिटिकल है ना, जो ईद पे अक्सर हमने प्रॉब्लम देखा है वो ये है कि जब लोग लेते हैं और घर में छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे उसको खुशी से मतलब कुछ खिलाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको रोटी खिला दी, उसको चने खिला दिए, दाने खिला दिए, तो उससे जानवर अगले दिन वो कहते हैं जी बीमार हो गया, उसको अफारा हो गया और दूसरे दिन वो बाज़ जानवर मर भी जाते हैं। तो इस चीज़ की बड़ी एहतियात करनी है कि अगर आपने अभी लेना है तो उसको यकदम उसकी डाइट चेंज नहीं करनी, क्योंकि उसके मैदे में अल्लाह ने ऐसे माइक्रोब्स रखे हुए हैं जो चारे के लिए अलहदा हैं, दाने के लिए अलहदा हैं, बाकी खुराक के लिए अलहदा हैं। तो इस वक्त वो अगर फील्ड में सिर्फ चारा ही खा रहा है और उसके र्यूमन में माइक्रोब जो हैं वो सिर्फ चारे को डाइजेस्ट करने के लिए हैं और आप उसको दाना पेट भर के खिला देंगे तो वो उसको हजम नहीं कर सकेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसको अफारा होगा और जानवर के मरने का ख़तरा है। तो अगर अब भी लें या बाद में इस चीज़ का ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखें कि ये चीज़ें अगर डालनी भी हैं तो बहुत थोड़ी मकदार में। फ़र्क कि आज आप ले लेते हैं और उसको सिर्फ आधा पाव से ज़्यादा दाना नहीं देना 24 घंटे में। आस्ता आस्ता जब उसका मैदा डेवलप होना शुरू हो 8-10 दिन बाद माइक्रोब डेवलप हो जाएंगे, फिर बेशक आप पाव भी दे दें वो हज़म कर लेगा। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ख़रीदना ना ख़रीदना ये आपका चॉइस है कि आप अगर उसको प्रॉपरली फीड कर सकते हैं, मेंटेन घर में मैनेज कर सकती हैं तो डेफिनेटली आप ख़रीदेंगी, अच्छी उसकी खिदमत करेंगी तो हो सकता है उसकी सेहत पहले से बहुत बेहतर हो जाए। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है। नंबर 2 आपने कहा कि दूध का जी कि दूध का खालिस की पहचान क्या है? खालिस दूध, पहले तो खालिस दूध की पहचान बताइएगा क्या है? खालिस दूध
अब जो है ना जी, गाय का और भैंस का, गाय के दूध में फ़ैट कम होते हैं, वो थोड़ा पतला नज़र आता है। गाय का दूध जो है उसमें तकरीबन 6-7% फ़ैट होता है और वो थिक होता है। तो उसकी पहचान नॉर्मली देसी तरीका तो यही होता है कि भाई अगर उसमें आप उंगली डुबोएं और नीचे देखें कतरा जो है वो वाइट कलर का है तो वो है खालिस। अगर उसमें थोड़ा सा वो ब्लूइश आता है तो वो थोड़ी सी कोई मिक्स है। अच्छा, उसमें चीज़ तो मसलन क्या चीज़ मिक्स हो सकती लेकिन है? मतलब पानी अगर किसी ने डाला है, लेकिन आजकल जो डाल रहे हैं वो भी ऐसे ऐसे तरीके कर रहे हैं कि मतलब वो उसकी विस्कास वो जो है थिकनेस वो उतनी ही रहती है। तो बाकी डब्बे का जो है ये डिपेंड करता है कि जी आपका टेस्ट क्या है। मतलब इसमें तो रिकमेंडेशन, क्योंकि बाद लोग जो हैं वो हमने देखा है कि डब्बे का पसंद करते हैं, ये तो अपना पर्सनल चॉइस है मेरे ख्याल में। लेकिन गाय या भैंस का दूध वो डेफिनेटली एक मुतवाज़न उसकी खुराक होती है। मुतवाज़न खुराक के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे कि पैदावार में कितनी अहमियत की हामिल है। तो वो वैसे जो हम मुतवाज़न खुराक के बारे में कर रहे थे कि अब जो वंडा बनाना है उसमें प्रोटीन कम से कम 16% होनी चाहिए। जो खुराक जानवर को मिल रही है उसको डेली प्रोटीन उसकी 16% होनी चाहिए, ताकि जो पैदावार जानवर दे रहा है उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। इसी तरह अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे के लिए भी उसको रिक्वायरमेंट खुराक की जो है तो वो और बढ़ जाती है, ताकि उसको प्रोडक्शन प्लस मेंटेनेंस दोनों के लिए खुराक जो है मिलनी चाहिए। तो थंब रूल ये है कि आप जानवर को पेट भर के खाना दें, चारा, प्लस हर 3 किलो के ऊपर 3 किलो दूध के बदले 1 किलो वंडा, तो वो इंशाल्लाह प्रोडक्शन आप मैक्सिमम लेंगे उससे। 3 किलो चाय के मतलब अगर वो लेट्स से 15 किलो दूध दे रहा है तो उसको 5 किलो जो है वो वंडा, अगर 12 किलो तो 4 किलो वंडा उसकी रिक्वायरमेंट बनेगी। ठीक हो गया। ये नहीं कि भाई मतलब अक्सर होता है कि जैसे जितने कॉलर हैं उन्होंने कहा जी हमने 3, 4, 5 भैंसें रखी हुई हैं। अब वो एक ही जगह पे उन्होंने बांधी होती हैं, एक ही खुरली पे। अब एक भैंस जो है वो है 15 लीटर दूध देने वाली और एक है 8 लीटर दूध देने वाली, वो वंडा ऐसे इकट्ठा डाल देते हैं तो गलत करते हैं। तो उसमें जो 15 लीटर दूध देने वाली है उसको हिस्सा कम मिलता है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो दूसरी का पोटेंशियल इतना है। ठीक, मतलब जो आपके कहने का मकसद ये कि सेपरेट चारा डाला जाए और मतलब देखा जाए किसी की रिक्वायरमेंट खास तौर पे है ना जी, वो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से, क्योंकि जो 8 लीटर वाली है उसको आप 5 किलो भी देंगे ना, उसका पोटेंशियल इतना है। लेकिन जो ज़्यादा दूध देने वाली है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो हम लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन कम हो जाएगी। गॉट इट।